welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. So in this lecture we will see the basics for practice set 4.3. मतलब 4.3 एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक्स चीजें हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में पेज नंबर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं 94 पेज पे आपको कंपोजिशन स्कीम गिवन है. तो मैं एक आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इसी से ही हम प्रैक्टिस सेट 4.3 सॉल्व करेंगे. तो चलो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 94 पे क्या दिया है आपको, कंपोजिशन स्कीम. तो कंपोजिशन स्कीम मतलब होता क्या है, द पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी रूल एंड जीएसटी रूल एप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन डीलर्स आर एज फॉलोज. तो नीचे एक टेबल दिया है, वैसे ही उन पे जीएसटी लागू होगा. इसका मतलब क्या, जो भी कंपनीज वगैरह होंगी उनका टर्नओवर मतलब साल का जो कच्चा चिट्ठा होगा, उनका टोटल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो ईयरली टर्नओवर होगा वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए. उन पे ही ये कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी. देन सम रूल्स फॉर कंपोजिशन, देखो फॉर डीलर्स देखे रखा है हमें. कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, हेंस दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, दे हैव टू गिव बिल टू सप्लायर. मतलब क्या दिया है, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अ कस्टमर. मतलब जो कंपनीज कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले रही है वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते. कहां से, कस्टमर से. हेंस दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइसेस. मतलब वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते. दे हैव टू गिव बिल ऑफ सप्लाई. देन कंपोजिशन डीलर शुड फाइल द रिटर्न क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ में उनको रिटर्न्स पे करने पड़ते हैं. देन कंपोजिशन डीलर कैनॉट सेल गुड्स आउटसाइड द स्टेट बट दे कैन परचेस गुड फ्रॉम द अदर स्टेट. मतलब क्या, वो अपनी कंपनी के आइटम्स दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते, पर हाँ दूसरे स्टेट से अपने कंपनी के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं. देन कंपोजिशन डीलर कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम अंडर जो डीलर्स आते हैं उनको नहीं मिलता. देन ऑन द साइन बोर्ड ऑफ शॉप ही शुड मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. मतलब शॉप के बोर्ड पे उसको ये बोर्ड में लिखना पड़ेगा. एंड देन अगेन एक लाइन दिए नीचे, लास्ट रूल, ऑन द बिल ऑफ सप्लाई इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज इन बोल्ड लेटर. तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये उसको बोल्ड में कहां पे मैंडेटरी है, बिल पे, सप्लाई के बिल पे उसको ये लिखना मैंडेटरी है. देन अभी तक हमने जीएसटी देखा. तो जीएसटी के कुछ की फीचर्स इन्होंने फॉर मोर इंफॉर्मेशन में गिवन दी है. तो फर्स्ट की फीचर क्या है उसका, मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सम्ड अंडर जीएसटी. मतलब जीएसटी के अंदर बाकी जो छोटे मोटे टैक्सेस है वो सब सम्ड किए. मतलब इंटीग्रेटेड, जो जीएसटी है हमारा वो इंटीग्रेटेड है. मतलब टोटल ये जो टैक्सेस बनते हैं हमारे छोटे मोटे, ये सभी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं. देन नो डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं जीएसटी के अंदर. तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर, जो कि हमने जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में देखा था, फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके लिए होते हैं, स्टेट कोड होता है. देन GST identification number holder need to keep all the records and should pay GST in time. मतलब GST जिस पे अप्लाई होगा उसका सारा रिकॉर्ड उसको अप टू डेट रखना पड़ेगा एंड GST भी टाइम पे करना पड़ेगा, टैक्स टाइम पे करना पड़ेगा. देन ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, जो देवान घेवान मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहती है. देन दिस टैक्स सिस्टम इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. तो देखो पहले जीएसटी से पहले क्या होता था, बहुत सारे वेट चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज वगैरह भरना पड़ती थी, पर ये सब सारी चीजें अब जीएसटी के अंडर आएंगी. सो जीएसटी इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड.
रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, हेंस द प्राइसेस आर कंट्रोल्ड। मतलब जीएसटी एक ही टैक्स सभी पे लागू होगा, इसलिए जो आइटम्स के प्राइस रहेंगे वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज दे आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया में उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो एक्सपोर्ट भी करे जाएंगे। देन बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, चीजें हम कम से कम इंपोर्ट करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने ही यहाँ प्रोड्यूस करें। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी इसका की फीचर है, तो बूस्ट करता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स सिस्टम लीड्स टू स्पीडी डिसीजंस। तो देखो अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है और जीएसटी भी बहुत आसान है और ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन वगैरह चल रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन टैक्स सिस्टम लीड्स टू स्पीडी डिसीजन। मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमारे स्पीडी एंड अप टू डेट हो रहे हैं। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम इज अ ड्यूल मॉडल एज इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जीएसटी के अंतर्गत सेपरेट बाइफर्केशन भी हो रहा है, स्टेट को अलग जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग अलग टैक्सेस डायरेक्टली जा रहे हैं। देन अब देखो टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, हमें एक डायग्राम गिवन है। तो उसका रूट मतलब जो ब्रांचेस है उसका रूट एक ही आ जाता है कहाँ पे, जीएसटी पे। तो देखो एक पिक्चर शो होगा बोर्ड पे। तो देखो क्या दिया है हमें, एक ट्री दिया है एंड उसके ब्रांचेस पे लिखा है आईजीएसटी। तो देखो पहले तो लिखता हूं आईजीएसटी। तो एक तो मैं बता रहा हूं इंटर एक होता है और इंट्रास्टेट होता है, तो इनका डिफरेंस बता दूंगा पहले। इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, इसका मतलब क्या होता है। तो इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, अगर मैं महाराष्ट्र से कोई चीज खरीद रहा हूं, सॉरी महाराष्ट्र का बंदा पंजाब से कोई चीज खरीद रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा इंटरस्टेट। देन और एमपी से किधर से भी, तो अगर मैं यहाँ एमपी लिख दूं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र का डीलर एमपी से कोई चीजें खरीद रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा आईजीएसटी लगेगा। मतलब इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट। तो यहां लिखता हूं बिटवीन टू स्टेट्स। एंड इंट्रा का देखो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र का ही डीलर महाराष्ट्र के ही दूसरे डीलर से सामान खरीदेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा इंट्रा। मतलब इसका मतलब क्या है विद इन द स्टेट। तो देखो हमें आईजीएसटी पढ़ना है अभी। आईजीएसटी मतलब क्या बताया मैंने, इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट। मतलब आईजीएसटी का मतलब क्या बताया मैंने, बिटवीन टू स्टेट। तो देखो फर्स्ट ब्रांच पे दिया है हमें आईजीएसटी, देन सेकंड ब्रांच पे क्या दिया है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, कंपोजिशन स्कीम। उसके अंतर्गत दिया है हमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपोजिशन के अंडर अभी जिन डीलर का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5 करोड़, तो उन पे क्या अप्लाई होगा कंपोजिशन स्कीम। तो उसके अंतर्गत उनको क्या देना पड़ेगा, सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी, सॉरी सेंट्रल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एक सेंट्रल को देना पड़ेगा एंड स्टेट को देना पड़ेगा। एंड देन थर्ड ब्रांच पे देखो क्या दिया है उन्होंने, यूटी जीएसटी। अब थर्ड में तीन टाइप दिए, यूटी जीएसटी, उसका पहला यूटी जीएसटी। तो यूटी जीएसटी का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। मतलब हमने अब एक एग्जांपल प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा था जहां पे दिया था हमें छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या आता है, वो अलग से एक यूनियन टेरिटरी आता है, उन पे जो जीएसटी लागू होगा वो क्या हो जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो यूटी का मतलब लिख लो शॉर्ट फॉर्म यूनियन टेरिटरी, सॉरी एक मिनट, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब इसी का ही एक दूसरा सब टाइप कौन सा बताया उन्होंने, एसजीएसटी, स्टेट।
स्टेट का तो पता है, आप महाराष्ट्र से ले रहे हो तो आपको महाराष्ट्र को ही पे करना पड़ेगा। देन अगेन लास्ट क्या दिया है, सीजीएसटी। सीजीएसटी हमने कई एग्जांपल में कैसे देखा था कि अगर छत्तीसगढ़ होगा तो वहां पे सिर्फ यूटीजीएसटी लागू होगा, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए क्या होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लागू होगा। तो यहाँ डायग्राम में वही दिया है, हमें क्या दिया है, एक ट्री है और उसका जो ब्रांचेस है अलग अलग, उस पे क्या लिखा है, आईजीएसटी, कंपोजिशन स्कीम, एंड थर्ड ब्रांच पे लिखा है यूटीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ये सारे अंतर्गत एक ही किस में आते हैं, ये सारे आते हैं जीएसटी के अंदर। तो देखो वही हमें उस ट्री से देखना है। देन वहां एक 3 सेंटेंस दिए है, क्या दिया है, तो फर्स्ट दिया है हमें सीजीएसटी एसजीएसटी ब्रैकेट में यूटीजीएसटी टैक्स लेविड फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट। मतलब कि जो मैंने पढ़ा था सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उसी की जगह क्या आ जाएगा, यूटीजीएसटी, ये विद इन द स्टेट। ये स्कीम कहां चलेगी, स्कीम मतलब ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट, मतलब उसी स्टेट के लिए ये दोनों चलेंगे। देन सेकंड स्टेटमेंट देख लो, कंपोजिशन स्कीम फॉर द जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स हुज एनुअल टर्नओवर इज बिटवीन 20 lakhs to 1.5 crores, they pay CGST and SGST with special rates। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं और उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 lakhs एंड 20 lakhs to 1.5 करोड़ के बीच में। अगर 20 lakhs एंड 1.5 करोड़ के बीच में उनका टर्नओवर होगा तो उनपे स्पेशल जीएसटी रेट अप्लाई हो जाएंगे अंडर कंपोजिशन स्कीम। देन थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या दिया है, आईटीजीएसटी, टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रेडिंग। तो आईटीजीएसटी कहाँ होता है, इंटरस्टेट, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र और जैसे कि एमपी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आईजीएसटी उनपे लागू हो जाएगा। तो यही कुछ बातें थी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन में हमें देखना था तो पेज नंबर आ जाओ 96 पे। तो 96 पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक ट्रेडर ने दूसरे स्टेट से स्कूटर के पार्ट्स खरीदे, वो आप देख लो। देन आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मेन टॉपिक चालू करेंगे, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सेविंग के बारे में ये टॉपिक होगा हमारा, जो कि चीजें, यही सारी चीजें हम 4.3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ एक पिक्चर डायग्राम शो हो जाएगी। तो वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब मैं अगर मेरे थोड़े पैसे, एक एग्जांपल ले लो ज्वेलरी में, तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, या जमीन ले रहा हूं, प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो यहां क्या कर रहा हूं, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट या एंगेज कर रहा हूं। मैं अपना पैसा जो हम मेरी सेविंग थी वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टीज में। यही हमारी एक आगे डायग्राम बताएगी हमें कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला देखो म्यूचुअल फंड्स हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो म्यूचुअल फंड्स की एड्स अपने टीवी में भी देखे होंगी। देन शेयर्स, तो शेयर्स भी इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शेयर्स होते क्या है। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स में क्या रहता है कि अगर गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने होंगे, गवर्नमेंट को, यहाँ लिखता हूं, गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने होंगे तो वो क्या करेंगे, डिबेंचर्स लॉन्च करेंगे। मतलब अगर उनको 1000 रुपीज रेज करना है अपने आम जनता से, वो सपोज ले लो कर्जा ले रही कितना, 1000 रुपीज, तो 1000 के 100 रुपीज के 10 हिस्से कर दिए, मतलब 10 डिबेंचर्स उन्होंने आम जनता, तो उनपे लगने वाला इंटरेस्ट अलग रहेगा। मतलब अगर मैं 100 रुपीज का एक डिबेंचर ले रहा हूं तो अगेन बाय टाइम वो कीमत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस पे लगने वाला इंटरेस्ट मुझे और बढ़ा के देगा। मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, फंड रेज करने के लिए डिबेंचर्स लॉन्च करती है, तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन बॉन्ड्स का भी वही सीन है, बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्टमेंट वैसे ही उसी प्रकार कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस आपने सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। देन कार का भी लोग इंश्योरेंस करते हैं, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि
अगर कल जाके, अगर ऐसा ना हो, पर कल जाके अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है एंड आपके पास उतना एट दैट टाइम पैसा नहीं होगा, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले से ही इंश्योरेंस में पैसा लगा देते हैं। तो इंश्योरेंस में क्या करना पड़ता है आपको, हर साल आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप आगे सीखोगे गई। तो आप प्रीमियम पे करते हैं, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर करती है। मतलब अगर आगे जाके आपका एक्सीडेंट होगा उसी साल में और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेगी कंपनी, उसका पैसा आप पे लगाएगी। तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं अपने अमाउंट। देन बॉन्ड्स वही होता है डिबेंचर्स की तरह। प्रोविडेंट फंड पीएफ, तो आपने देखा होगा अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे या कौन सा भी जॉब, तो वो रिटायर होते वक्त उनको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या होता है, उनके जो मंथली इनकम होता है, देखो मंथली इनकम, तो मंथली इनकम अगर मैं एग्जांपल देता हूँ 1000 रुपीज होगा, उसमें से 100 रुपीज आपके पापा पीएफ में डाल रहे हैं हर महीने के। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको ऐसे ही मंथली 100, तो एक साल के कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 12, तो 1200 रुपीज ईयरली उनके सेव हो रहे हैं। एंड वैसे ही बाय ईयर करके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको पीएफ मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड का ऐसा इश्यू होता है। देन आगे क्या दिया है हमें, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। तो एफडी आपको पता ही होगा, एफडी में क्या रहता है, हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए। कितना ड्यूरेशन होता है, साल या महीने या लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो अगर मैं 1,00,000 रुपीज अमाउंट, देखो कितने हो गए 10,000, 1,00,000 रुपीज अमाउंट एफडी के लिए एक साल के लिए डाल रहा हूँ 1 ईयर के लिए, तो मुझे इन रिटर्न कितना होगा, अगर उनका इंटरेस्ट रेट अगर होगा 11% से, तो मुझे 1,00,000 पे 11% निकालो तो 11,000 सेपरेट से मिलेंगे। मतलब आफ्टर 1 ईयर मुझे कितने मिलेंगे टोटल, 1,11,000 रुपीज। तो वैसा ही है कुछ क्या आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती पहले अमाउंट, देन आफ्टर सम टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पे वो अमाउंट ऐड होके आपको सारी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एफडी हो गया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन या जायदाद, तो प्रॉपर्टी, यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पापा ने देखा होगा कि पापा आपके जमीन या जायदाद खरीदी होगी, वही क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन रिकरिंग डिपॉजिट, वही आरडी की तरह होता है। आरडी मतलब आरडी होता है, क्या होता है, मंथली आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है एंड देन उसी अमाउंट का एक रिटर्न 5 या 6 महीने के बाद में आपको मिलेगा। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट वही होता है। देन ज्वेलरी, बहुत सारे लोग ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट अगर पैसा चाहिए होगा, तो देखो अब मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखता हूं। यहाँ देखो प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट, ए आदमी ने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी की, और बी आदमी ने क्या किया, ज्वेलरी में सारे पैसे अपने जो सेविंग्स थे वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिए। देन देखो अगर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हुआ उनका एक्सीडेंट, ये सी है। तो एक्सीडेंट होने के बाद देखो अब ए वाला ये तो नहीं कह सकता कि चलो आज के आज ही मैं प्रॉपर्टी बेच देता हूं और सारे पैसे रेज करके मैं अपना इलाज करवा दूंगा। तो ए ऑन द स्पॉट वैसा नहीं कर सकता, अपन बी कर सकता है, क्योंकि देखो उसके पास कौन सी इन्वेस्टमेंट की करके रखी थी, ज्वेलरी के फॉर्मेट में। अगर वो ज्वेलरी के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करके रखेगा अपनी, तो एट दैट टाइम ऑन द स्पॉट अपनी वो सारी ज्वेलरी बेच के जितना पैसा रेज करना चाहेगा वो रेज कर सकता है। पर हाथों हाथ प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती, तो इसके लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो अलग अलग फॉर्मेट में होने चाहिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में, थोड़ी सी प्रॉपर्टी में, थोड़ी सी फंड्स एफडी में, पीएफ में एंड आरडी में। तो आपके पापा को पता होगा, नहीं पता तो आप पूछ लीजिएगा। सारी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट होती है, एफडी। कोई लोग एफडी में करते हैं, कोई आरडी में कन्वर्ट करते हैं, कोई
पीएफ प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा लगा देता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। और एक चीज देखेंगे हम, शेयर मार्केट एंड शेयर होता क्या है, जो कि आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है। तो देखते हैं शेयर्स, पेज नंबर 98 टेक्स्ट बुक में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिया क्या है। टू ओन अ शॉप इज प्रोप्राइटरशिप, मतलब आपने देखा होगा छोटा सा शॉप होता है, उस पर क्या लिखा होता है, प्रोप्राइटर मिस्टर एक्स, प्रोप्राइटर मिस्टर वाई, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहेगा। मतलब टू ओन अ शॉप इज प्रोप्राइटरशिप। देन व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल कम्स टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस इज अ पार्टनरशिप। मतलब एक से अधिक लोग, मतलब यहाँ देखो ए एंड बी, ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। देन विच रिक्वायर्स अ स्मॉल कैपिटल। तो देखो कौन सी भी कंपनी अगर चालू हो रही है या शॉप आप डाल रहे हो तो आपको फर्स्ट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा चीजें लेने के लिए या बाकी इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए। तो वही जो मतलब पैसा यूज होगा उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो देन देखो, टू इस्टेब्लिश अ कंपनी डिजायरिंग पर्सन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। मतलब अब देखो यहाँ दो छोटे लोग क्या कर रहे थे, एक छोटी सी कंपनी तैयार कर रहे थे, उसको क्या बोलते थे हम, पार्टनरशिप। एंड देन टू इस्टेब्लिश अ कंपनी डिजायरिंग पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। डिजायरिंग पीपल का मतलब बहुत अमीर लोग। तो बहुत अमीर लोग क्या करते हैं, कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत सारी कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा। पर्सन्स हु फॉर्म अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। तो आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, उनके एंड में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अंडर वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 हमने क्या देखा, पर्सन हु फॉर्म्स अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर। जो कंपनी तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। अगर मैं रिलायंस कंपनी ले लू, रिलायंस कंपनी, तो उसका प्रमोटर कौन हो जाएगा, मुकेश अंबानी। तो वही चीज है, रिलायंस अगर एक कंपनी होगी और जिसने फॉर्म की है वो कंपनी, वो क्या होता है, उसका प्रमोटर। एंड अगेन लास्ट लाइन क्या है उसी पैराग्राफ की, एंड द कंपनी इज कॉल्ड एज लिमिटेड कंपनी। जिसकी मैंने बताया आपको प्राइवेट लिमिटेड ऐसा एंड में होता है, वो क्या होती है, उसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनीज होती है। देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज अ कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कौन सी भी शॉप या कंपनी पहले चालू करने से पहले थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी चालू करने से पहले। वही इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। मतलब अगर मैं कल जाके जीरोक्स का दुकान खोल रहा हूँ, जीरोक्स शॉप खोल रहा हूं, तो मुझे शॉप खोलने के लिए पहले तो क्या लगेगा, एक छोटी सी जगह चाहिए। देन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें छोटे छोटे जेरोक्स मशीन्स लगेंगी। उसको ही लाने के लिए जो पैसा लगेगा मुझे पहले स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। Each part is of 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees और 100 rupees। तो देखो यहाँ असली का ट्विस्ट आता है। मतलब कि अगर मैं एक कंपनी ए चालू कर रहा हूं, मुझे कितने फंड्स चाहिए, मैं एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं, मुझे 1000 रुपीज चाहिए। तो 1000 रुपीज इकट्ठे मेरे पास अभी नहीं है। देन मैं क्या करूंगा, तो उसके ईच इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा। जैसे कि हंड्रेड्स के पार्ट बनाए मैंने, कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे मुझे, 10 पार्ट्स। तो मेरे एक कंपनी के शेयर्स कितने हो जाएंगे, मतलब उसके डिविजन्स कितने हो जाएंगे, 10 डिवीजन, कितने कितने रुपीज के, 100 रुपीज के। वही है शेयर्स, मतलब क्या, उसके डिवाइडेड इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स। देखो हम क्या कहां तक आए थे हम, डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज और 100 एक्सेट्रा। वही कि हर एक कंपनी का जो कैपिटल रहता है वो रेज करने के लिए वो इक्वली डिवाइड किया होता है। तो इक्वली डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स। देन दिस स्मॉल पार्ट इज शेयर ऑफ अ कंपनी। वही बताया मैंने,
अगर मैं कैपिटल रेज करना चाहता हूँ 1000 रुपीज का, तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज के 10 शेयर्स पब्लिश किए, मतलब लोगों के सामने रखे, और वही लोग क्या करेंगे, लोग 10 शेयर्स अलग अलग जिसकी जितनी काबिलियत वो वैसा खरीद लेगा। देन अब शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी होगी, 1 शेयर की कीमत लिखता हूं यहाँ 1 शेयर। एक शेयर कितने रुपीज का होगा मेरा, 100 रुपीज का। तो देखो दिस लिटिल पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ अ कंपनी, मतलब ऐसे ही छोटी जो डिविजन्स होते हैं हमारे इक्वल डिविजन्स, वही स्मॉलेस्ट पार्ट इज शेयर ऑफ अ कंपनी। देन दिस शेयर आर सोल्ड इन अ शेयर मार्केट टू रेज द कैपिटल। अब देखो मुझे एक कंपनी रेज करनी थी, मेरा कैपिटल कितना था, 1000 रुपीज चाहिए थे मुझे, और एक शेयर मैंने निकाला 100 रुपीज का। तो ये मैं बेचूंगा कहाँ बेचना है हमें, शेयर मार्केट में। तो देखो आपने ये वर्ड सुना ही होगा, शेयर मार्केट। तो आप ऐसे खुले में जाके नहीं बेच सकते, रोड पे जाके कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं कंपनी चालू कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल वे क्या है उसका, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, एंड देन आपके शेयर्स लोगों के लिए खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में, शेयर। तो एक 1 by 1 डेफिनेशन देखेंगे। शेयर, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल एंड इट इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने बताया था 1000 रुपीज रेज करने थे, एक शेयर कितने का मैंने डिवाइड किया, 100 रुपीज का, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे मेरे कंपनीज के, 10 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपीज। द स्मॉलेस्ट डिवाइडेड पार्ट ऑफ अ कैपिटल इज शेयर, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो 100 रुपीज क्या हो गया, एक शेयर हो गया मेरा। ऐसे कितने शेयर्स है मेरे, 10 शेयर्स। देन द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल एंड इट इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। तो मैं अगर इसी कंपनी का एक शेयर लेता हूं तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसके ऊपर शेयर की वैल्यू लिख के रखेगी, शेयर वैल्यू लिखे रहेगी विथ बाकी डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स होंगी, कितने शेयर्स खरीदे वो होंगे, वो कहाँ आ जाएंगे मेरे शेयर सर्टिफिकेट के, अगर मैं उसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ। अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है तो ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता फिर भी। देन आगे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, शेयर होल्डर। तो देखो अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। क्या बताया मैंने, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। मतलब कि अगर उसी 10 शेयरों में से मैं 2 शेयर्स ले रहा हूं, मेरा नाम क्या है, नीलेश, तो मैं कंपनी का हिस्सा हो गया, क्योंकि मेरे पास कितने शेयर्स है, उसी 10 शेयर्स में से 2 शेयर्स तो मेरे हैं। तो देखो मैं क्या हो गया, शेयर होल्डर, किस कंपनी का, कंपनी ए का, नीलेश इज अ शेयर होल्डर। तो नेक्स्ट लाइन, द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ अ कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर ही और शी होल्ड्स। मतलब कि देखो उनका कहना क्या है कि अगर एक पर्सन कंपनी के शेयर्स ओन कर रहा है, मतलब उसका ओनर बन रहा है, पार्टली ओनर। मतलब देखो टोटल कितने शेयर्स थे हमारे पास, 10 शेयर्स, उसमें से मैंने कितने ले लिए, 2 शेयर्स, मतलब 20% ओनरशिप ऑफ कंपनी ए नीलेश की हो जाएगी। तो नीलेश 20% का मालिक बन गया उसी कंपनी ए में, मतलब जो जितना शेयर्स ओन करेगा उस कंपनी का वो उतना पार्टली ओनर बन जाएगा परसेंटेज में। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिया है, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर मार्केट टेक्स प्लेस। इट इज नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन अ स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। देखो अब शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के डेफिनेशन में क्या दिया, देखा हमने, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक्स प्लेस। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट एंड लास्ट क्या दिया है, कैपिटल मार्केट। एक मिनट, कैपिटल मार्केट।
जो अभी तक हमने शेयर्स की बातें की थी, शेयर होल्डर भी देखा था, तो ये शेयर्स की देवान घेवान ट्रांसपेरेंस मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ होते हैं? तो देखो, हम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए कहा जाता है, बाजार में जाते हैं, तो बाजार में ही जाके वो ट्रांजैक्शन होता है, हम उसको पैसे देते हैं, वो पैसे के बदले हमें वेजिटेबल्स देता है। वैसे ही शेयर्स हम कहां से खरीद सकते हैं? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एक ही नाम रखो, शेयर मार्केट, उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट। मतलब कि शेयर मार्केट में जाके हम क्या खरीद सकते हैं? शेयर खरीद सकते हैं। अगर मुझे ए कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे तो पहले तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होंगी, फिर भी ध्यान दीजिए, मुझे क्या लगेगा? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट होता क्या है? जैसे कि अपना बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में आप क्या रखते हैं? अपने ऑब्वियसली पैसे रखते हैं। देखो, बैंक अकाउंट क्या मनी कीप करता है? आपके पैसे बैंक में आप रखते हो। देन डीमैट अकाउंट क्या करता है? तो ये रहा आपका शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ये रहा कस्टमर, कस्टमर, तो उसके बीच में जो मीडिया होगा वो क्या हो जाए? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट आपका क्या करेगा? तो डीमैट अकाउंट जो कस्टमर होगा, मतलब अगर मैं नीलेश शेयर मार्केट से 10 शेयर्स खरीदता हूं, तो वो 10 शेयर्स कहां पड़े रहेंगे? यहां डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट मतलब क्या? स्टोरेज। आप देखो, पानी की बोतल है, तो पानी उसमें क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। वैसे ही शेयर क्या हो जाता है? डीमैट अकाउंट में स्टोर रहते हैं, और डीमैट अकाउंट से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसी से ही आप बेच सकते हो, उसी से ही आप शेयर फ्रॉम शेयर मार्केट खरीद सकते हो। मतलब आपको क्या क्या चाहिए? शेयर मार्केट से शेयर खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बाकी चीजें भी लगती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, फिर सिर्फ इतना बताता हूं कि शेयर एक्सचेंज, तो इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक्स प्लेस। जैसे कि मैंने बताया, आप डीमैट अकाउंट से डीमैट अकाउंट यूज करके शेयर मार्केट से पैसा शेयर्स खरीद सकते हो, या शेयर्स अपने पास जो भी होंगे वो बेच सकते हो। यही हमें स्टॉक एक्सचेंज में देके रखा है। देन फेस वैल्यू, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है हमें, जो कि प्रैक्टिस सेट 4.3 सॉल्व करने में यूज होगा। तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। तो यहां लिखता हूं फेस वैल्यू। तो क्या देकर का हमें फेस वैल्यू को क्या क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू, एक मिनट, फेस वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, पर वैल्यू, एंड देन लास्ट नाम प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। मतलब कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होगी और उसके कैपिटल के जो हिस्से बनेंगे, मतलब जैसे मैंने बताया था 1000 रुपीज मुझे कैपिटल रेज करना था, उसमें से मैंने 100 रुपीज के 10 स्टॉक्स और 10 शेयर्स निकाले। देन 100 रुपीज का एक शेयर बना हमारा, और 100 रुपीज पहली दफा कस्टमर ले रहा है, मतलब 100 रुपीज क्या हो गई हमारी? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। मतलब ये कंपनी, उसके मैंने 100 रुपीज का एक शेयर ले रहा हूं, तो सर्टिफिकेट पे क्या आएगा? 100 रुपीज। तो पहली बार मैं क्या कर रहा हूं? 100 रुपीज का एक शेयर खरीद रहा हूं, तो शेयर सर्टिफिकेट पे मुझे सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि शेयर वैल्यू एंड अदर डिटेल्स। तो शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फेस वैल्यू। मतलब जो पहली वैल्यू होती है जहां से कंपनीज अपने शेयर्स कस्टमर को अवेलेबल कर देती है, वो क्या होती है? आपकी फेस वैल्यू। देन आते हैं हमारे सेकंड वैल्यू पे, दैट इज मार्केट वैल्यू। यही आगे लिखता हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। मार्केट वैल्यू उसको बोलते हैं हम MV। तो मार्केट वैल्यू क्या रहता है? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेस्ड इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। तो
फेस वैल्यू में क्या देखा था हमने, तो कैपिटल रेज करने के लिए जो हमने पहली बार कस्टमर को अवेलेबल किए थे, जो कि सर्टिफिकेट पे, शेयर सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट थी वो क्या थी, हमारी फेस वैल्यू। देन मार्केट वैल्यू क्या होती है, वही शेयर जाके, देखो यहाँ एग्जांपल फिर से लिखता हूं, ये हमारा कैपिटल था टोटल एंड 100 रुपीज का 10 शेयर्स तो 1000 रुपीज, तो ये 100 रुपीज क्या हो गई मेरी फेस वैल्यू। तो 10 शेयर्स मेरे स्टॉक मार्केट में मैंने लिस्ट कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो मेरी कंपनी भी रजिस्टर हो गई और बाकी के शेयर भी रजिस्टर हो जाएंगे। देन अब जब मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, मतलब जो कंपनी के स्टैटिस्टिक्स है, कंपनी के सेल्स अच्छे होंगे, मतलब कि अगर वही कंपनी जो कि हमने कंसीडर किया था, ए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट्स अच्छे बेच रही है, अल्टीमेटली कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए वही कंपनी रेकमेंड करेंगे, वो इसी कंपनी के आइटम्स परचेस करेगी, तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो वही कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा करेगी तो अल्टीमेटली उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, तो ज्यादा डिमांड हो जाएगी, मतलब उसी कंपनी के शेयर अब ज्यादा वैल्यू में बिकने लगेंगे। तो यही शेयर मुझे बाद में कितने में मिलेगा, 120 रुपीज में। तो 120 रुपीज क्या हो जाएगी मेरी मार्केट वैल्यू, तो वही होता है हमारा मार्केट वैल्यू। जो फर्स्ट एवर वैल्यू होती है वो हमारी फेस वैल्यू, एंड जो मार्केट में जाके बाय या सेल करते वक्त, मुझे देखो ये मैंने सेल बाय किया, तो बाय करते वक्त इसकी जो वैल्यू थी वो 120 हो गई, तो एट द टाइम जो वैल्यू रहेगी उसकी, उसको क्या कहेंगे हम, मार्केट वैल्यूज। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बाकी चीजें। इफ द कंपनी परफॉर्मेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, देन दोज शेयर्स आर इन डिमांड, द नंबर ऑफ शेयर इज फिक्स्ड, देयरफॉर शेयर सप्लाई कुड नॉट बी इंक्रीज्ड, हेंस द शेयर प्राइस इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे भी मैंने बताया था, 10 शेयर्स थे ए कंपनी के 100 रुपीज के, तो वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कंपनी शेयर की वैल्यू नहीं बढ़, मतलब नंबर ऑफ शेयर तो नहीं बढ़ा सकते, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होते हैं, तो उन्हीं 10 शेयरों की वैल्यू अब वैल्यू बदल जाएगी, मतलब प्राइस बदल जाएगी। एक शेयर की पहले वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू 100 रुपीज, तो बढ़ के वो वैल्यू कहां तक पहुंच गई, चलो 120 रुपीज पकड़ लेते हैं, तो अब एक शेयर आपको 120 रुपीज का मिलने लग रहा है, मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, पर उनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी महंगे दामों में शेयर उसको बेच देंगे। तो देखो आपने लिलाव देखा होगा, तो आप अगर किसी ऑक्शन में जाते हैं, रोल्स रॉयस नाम की कार की, अगर रोल्स रॉयस नामक की कार जो राजा महाराजा ने पहले चलाई होगी, उसको सेल करना है, तो एट द टाइम ऑफ सेल एक बंदा उठ के बोलेगा कि मैं उसका 1 करोड़ दूंगा, अदर बंदा उठ के बोलेगा नहीं मैं उससे ज्यादा दूंगा, 1.5 करोड़ दूंगा, वैसे ही करके लीला होता है। वो क्या होता है, सेम चीज शेयर मार्केट में होती है। तो 100 रुपीज का एक शेयर था, उसका वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने क्या किया, जम किया, उसकी डिमांड बढ़ गई, मतलब वो आगे जाके महंगी दामों में बिक जाएगा। देखो 100 रुपीज का शेयर कितने में बिक रहा है अभी, 120 रुपीज में। मतलब अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली वो शेयर की वैल्यू, प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। तो उसको कैसे शो करते हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ डाल दूंगा एडिटिंग में, तो उसको शो कैसे करते हैं, ग्रीन ट्रायंगल से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखा रहा है। देन अब सेकंड कंडीशन देखो, द नंबर ऑफ, नहीं, इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल द शेयर प्राइस फॉल्स। तो देखो अब हमने ए कंपनी का शेयर देखा जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, और वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्राइस ऑफ शेयर उसका बढ़ेगा। देन वही ऑन द अदर हैंड बी नामक एक कंपनी है, वो क्या करती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसके प्रोडक्ट नहीं बेचे जा रहे होंगे, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, पर बी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो उसके शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स, उसके 10 ही शेयर रहेंगे, पर उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो खरीदेगा नहीं मतलब उसकी कीमत अगर 100 रुपीज होगी फेस वैल्यू,
तो उसकी कीमत घट के 80 रुपीज या 85 रुपीज करके नीचे आ जाएगी। मतलब क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ शेयर, तो शेयर की वैल्यू क्या कर रही है, कम हो रही है। उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ, डिक्रीज, मतलब फॉल इन शेयर प्राइस फॉल कहते हैं उसी चीज को। तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, शेयर प्राइस फॉल्स। मतलब कोई पर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है तो उसकी शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड उसी को क्या बोलते हैं हम, शेयर प्राइस इंक्रीजेस। एंड ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड कम है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर प्राइस फॉल्स। तो ये दिखाते कैसे, अब देखो यहाँ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ग्रीन ट्राइंगल जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है वो क्या दिखाता है, आपकी शेयर प्राइस इंक्रीजेस। तो ग्रीन मतलब सेफ, एंड सेफ मतलब आगे इंक्रीज, ग्रोथ हो रही है उसकी। देन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रेड ट्राइंगल दिखेगा आपको, वो क्या दिखा रहा है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि होगा आपका शेयर प्राइस फॉल। मतलब ग्रीन ट्राइंगल होगा जो जिसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, वो क्या दिखा रहा है, ग्रोथ, शेयर प्राइस इंक्रीजेस। एंड रेड ट्राइंगल जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और वो रेड है, वो क्या दिखाएगा, आपकी शेयर प्राइस फॉल्स। तो दिस इज द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी आगे देखेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। देखो अब ए कंपनी थी, सिंपल एग्जांपल, उसको ईयरली प्रॉफिट अच्छा हुआ, उसका सपोज प्रॉफिट 1000 रुपीज हुआ है, अदर देन बाकी चीजें, मतलब फेस वैल्यू, शेयर्स वगैरह बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ उसका प्रॉफिट 1000 रुपीज हो गया। देन उसी का प्रॉफिट का सम अमाउंट, मतलब अगर 1000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा होगा उसका, तो उसी का ही छोटा सा हिस्सा 1000 रुपीज का प्रॉफिट, उसी का ही छोटा हिस्सा 100 रुपीज, वो क्या करती है, शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है। मतलब कि उसी 100 रुपीज में से जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जैसे कि मैंने नीलेश या एग्जांपल ले लो गीतेश, इन दोनों ने शेयर्स लिए होंगे उसके, अगर कंपनी को आगे जाके प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में दे देगी। तो देखो, इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल देन द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, हेंस द प्राइस ऑफ शेयर गोज अप। जैसे कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा था, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगी। सिंपल ध्यान में रखो, परफॉर्मेंस अच्छा, शेयर प्राइस इंक्रीजेस, परफॉर्मेंस घटा, शेयर प्राइस डिक्रीजेस। एज द रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड क्या दिया है, एंड द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। मतलब अगर 100 रुपीज के डिवाइड होके आगे जाके जो शेयर होल्डर को मिलने वाली अमाउंट है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब वो टैक्स फ्री है। जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने वाला है वो क्या रहता है, टैक्स फ्री रहता है। तो आपको फॉर मोर इंफॉर्मेशन में देख रखा है, सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैंने बताया था अगली पॉइंट में देखेंगे, तो इस पॉइंट में देखते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी होता क्या है। तो देखो, देयर आर मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएसई का मतलब क्या होता है, मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो आगे इंडिया में मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से, बीएसई एंड एनएसई। देन आगे पढ़ता हूं, आगे क्या दिया है, बीएसई इज द ओल्डेस्ट इन एशिया व्हाइल एनएसई इज द इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। मतलब बीएसई क्या है, एशिया में सबसे ओल्ड है। जो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज फर्म है हमारी, वो एशिया में सबसे ओल्ड है, एंड जो एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सबसे बड़ा शेयर मार्केट है एनएसई। देयर आर 2 शेयर इंडाइसेस नेमली सेंसेक्स एंड निफ्टी। देखो, इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपको इंडेक्स मिलेगा,
वो इंडेक्स में क्या होता है कि यही बुक में कौन से कंटेंट आपको मिलेंगे वो इंडेक्स में होता है। इंडेक्स में क्या होता है, चैप्टर नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके चैप्टर नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपके बुक में पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं, में 6 चैप्टर्स है, उनके नाम होंगे लीनियर वेरिएबल इनटू वेरिएबल ऐसा करके नाम होंगे। तो ये क्या होता है, बुक का इंडेक्स। वैसे ही बीएससी एंड एनएससी का एक इंडेक्स होता है। तो देखो, देयर आर टू शेयर इंडाइसेस नेमली सेंसेक्स एंड निफ्टी विच रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स। तो यहां थोड़ा ट्विस्ट आता है। तो बीएससी का एक अलग से इंडेक्स होगा और एनएससी का एक अलग से इंडेक्स बनेगा। तो सेंसेक्स इज सेंसिटिविटी प्लस इंडाइसेस। तो देखो, सेंसिटिविटी प्लस उसका इंडेक्स। तो यहां से SENC एंड यहां से EX, इससे क्या बनेगा, सेंसेक्स। तो अगेन, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय BSc ऑन 1 जनवरी 1986 में। तो BSc का इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स, एंड NSE का इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी। तो निफ्टी किससे बनता है, देखो अगेन नीचे देख रखा है, पहले 1 बाय 1 जाते हैं। सेंसेक्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम 30 स्टॉक्स, दे आर द स्टॉक्स ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज फ्रॉम द मेन सेक्टर्स। तो देखो, सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स एक इंडेक्स होता है, उसके इंडेक्स में कितने कंपनीज आती है, टॉप 30 कंपनीज। तो जो टॉप 30 कंपनीज होंगी वो कहाँ रहेंगी, सेंसेक्स में। बीएससी के इंडेक्स जो कि हम उसको सेंसेक्स बोलते हैं, उसमें टोटल कितनी कंपनीज रहती, 30 मेन, जो कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी कंपनीज है, वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज कहाँ रहती है, सेंसेक्स में। और कितनी कंपनीज होती है यहाँ, 30 कंपनीज। वैसे ही निफ्टी एज द नेम सजेस्ट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, NSE एंड 50। देखो, NSE एंड 50, तो N यहां से उठा लिया एंड यहां से 50, तो क्या बन गया, निफ्टी, FTY। तो देखो, निफ्टी मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा, जो उसका इंडेक्स रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर होंगी, मतलब कितनी कंपनीज शो होंगी आपको, 50 कंपनीज। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन इंडियाज टॉप मोस्ट आउट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज। तो उसका मतलब क्या है, जो इंडिया में जितनी भी टॉप 50 कंपनीज होंगी जिनका परफॉर्मेंस या बाकी चीजें बहुत अच्छी है, वो 50 कंपनीज कहां शो करेंगे आपको, निफ्टी के इंडेक्स में। मतलब इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से, BSE एंड NSE। BSE कहाँ है, बॉम्बे में, उसका फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, जो कि किससे बना है, सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स से। तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज डिस्प्ले होती है। कौन सी 30 कंपनीज, जो वेल परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा परफॉर्मेंस जो दे रही है, टॉप की 30 कंपनीज यहाँ सेंसेक्स में होगी। एंड निफ्टी, तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होगा हमारा इंडिया का, उसका इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम, निफ्टी। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ कंपनीज सेम रहेंगी इन दोनों के इंडेक्स में, आप NSE के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो यही है पूरी हिस्ट्रीज की, निफ्टी एंड सेंसेक्स होता क्या है। अक्सर ये ज्यादा सेंटिमेंट्स पे चलता है। अगर कौन सी न्यूज अच्छी आ रही है, अगर मैं टाटा कंपनी का एग्जांपल ले लूं, टाटा, तो टाटा कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है या वो नई कार लॉन्च कर रही है जो कि पब्लिक में बहुत फेमस हो रही है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी का जो ग्रोथ है अच्छी हो जाएगी, मतलब उसका ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा। तो उस टाइम वो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज का इंडेक्स पे 50 कंपनीज जो लगेंगी, उस पे टाटा का भी नाम आएगा। वही चीज है सेंसेक्स एंड निफ्टी में। सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है, निफ्टी में 50 आती है।
सेंसेक्स किसका इंडेक्स होता है? बीएसई का। निफ्टी किसका होता है? एनएसई का। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखते हैं इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी, जो कि प्रैक्टिस से सॉल्व करने में बहुत यूज होने वाला है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखो, क्या दिया है? इफ एमवी इज ग्रेटर देन एफवी देन द शेयर इज एट प्रीमियम। तो देखो एमवी इज ग्रेटर देन एफवी, तो एमवी एंड एफवी क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, फेस एफवी मतलब फेस वैल्यू। मतलब कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है। मार्केट वैल्यू 120 ज्यादा है ऑफकोर्स किससे? फेस वैल्यू अगर 100 होगी हमारी, तो वो शेयर क्या हो जाएगा? द शेयर इज एट प्रीमियम, मतलब अच्छा शेयर है, प्रीमियम शेयर है। क्या कंडीशन चाहिए? मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। देन सेकंड कंडीशन, इफ एमवी इज इक्वल टू एफवी, एमवी इज इक्वल टू एफवी, ऐसा होने के बाद देन द शेयर इज एट पर। तो मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपीज चल रही है एंड हमारी कंपनी की उसी शेयर की फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज होगी, वो क्या हो जाएगा? शेयर इज एट पर। तो यहां प्रीमियम, यहां पर। तो देखो मैंने फेस वैल्यू के लिए एक और वर्ड बताया था, पर, नॉमिनल या पर, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर इज एट पर। देन थर्ड पॉइंट क्या दिया है? एमवी इज लेस देन एफवी, एमवी इज लेस देन एफवी, मतलब कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है। मार्केट वैल्यू अगर 80 रुपीज चल रही है, जो कि ऑब्वियसली फेस वैल्यू 100 से कम होगी, तो वो शेयर क्या हो जाएगा? शेयर इज एट डिस्काउंट। तो यही हमने क्या देखना है? कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी में। फर्स्ट क्या कंडीशन थी? एमवी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, तो वो शेयर क्या हो जाएगा? प्रीमियम शेयर। देन मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इज इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएगा? शेयर इज एट पर। एंड थर्ड कंडीशन, जो कि मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? शेयर इज एट डिस्काउंट। ये चीजें अच्छे से ध्यान में रख लो। एमवी इज ग्रेटर देन एफवी, प्रीमियम, एमवी इज इक्वल टू एफवी, पर, एंड एमवी इज लेस देन एफवी इज देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। ये चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सरसाइज इसी से ही सॉल्व करने वाले हम। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ शेयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो अगर मैं कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये भाई कितनी रिटर्न्स देगी। तो उसका फॉर्मूला भी गिवन है हमें, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न्स इज इक्वल टू ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम। आप एग्जांपल देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ये होता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। हालांकि ये परसेंटेज में आता है, तो उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। क्या बताया मैंने? व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ शेयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं है इसमें, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर रिटर्न कितने मिलने वाला है, वही है यहाँ रेट ऑफ रिटर्न्स में। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। कंपैरिजन बिटवीन एफवी एंड एमवी एंड रेट ऑफ रिटर्न, यही चीजें हम यूज करेंगे आने वाले लेक्चर में, दैट इज फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 4.3। तो नोट डाउन कीजिए ये चीजें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।